हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है, यह जो सरकार द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है उस पर होने वाला है। और जो यह सेट होगा, यह सेट नंबर 5 होगा। और जो यह सेट है, यह क्लास 10 का होगा और क्लास 10 का विषय विज्ञान का होगा। यानी हम लोग साइंस के सेट पर बात करेंगे क्लास 10 का। और जो सेट संख्या होगा वो 5 होगा, यानी सेट 5 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेट 5 को पूरा कवर करेंगे। तो हमारा जो सेट 5 का पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग को सबको पता है, प्रकाश की किरण जो एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। आप टॉर्च वगैरह जब जलाते हो तो देखिएगा, टॉर्च का जो लाइट जाता है वो सीधा जाता है, ना कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जाता है। तो वो एक प्रकार का उदाहरण है समझने के लिए। तो यानी प्रकाश की जो रेखा होती है वो सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। प्रकाश के नियम लागू होते हैं। आपको बताना है प्रकाश के नियम लागू कहाँ कहाँ होते हैं, आपको ये पूछना है। तो आपको ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग। पहला नंबर में केवल समतल दर्पण में, दूसरा नंबर का ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, और जो डी नंबर का ऑप्शन है सभी परावर्तक पृष्ठ में। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो डी नंबर का ऑप्शन होगा ये एकदम करेक्ट होने वाला है, सभी परावर्तक पृष्ठों में। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एफ क्या होता है, एफ छोटा एफ क्या होता है, फोकस दूरी होती है, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये रिलेशन आपको पता होगा, मैंने हर वीडियो में इसके बारे में बताया है। एफ बराबर r/2, तो यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट होने वाला है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। आपको कह रहा है गोले दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि r आपको जो दिया हुआ है, बड़ा r दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, और फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, यानी छोटा f आपको ज्ञात करना है, वो क्या होगा। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक रिलेशन बताया था, वो जो है जो छोटा f जो होता है वो बड़ा r का आधा होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर इसमें हम लोग r का मान पुट कर दे तो हमारा f का मान निकल जाएगा। तो r का मान पुट कर दे यानी इसको बाय 2 करना पड़ेगा, यानी 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जब इसको डिवाइड देंगे तो 10 आएगा, यानी 10 सेंटीमीटर का आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसे गौर करके देखिए, मैं आपको फिगर से समझाता हूं। ये आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक, और ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक, और ये मान लीजिए कि आपका सेंटर पॉइंट है, यानी कि वक्रता केंद्र सी है, और ये आपकी फोकस बिंदु है। आप मान लीजिए फोकस बिंदु है। तो आपको कह रहा है कि आप इस सी पर अगर कोई वस्तु को रखते हो तो इस दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आप लोग को पता है कि यहां से मान लीजिए किरण जाएगी तो वो दर्पण से टकराने बाद इस एफ से गुजरेगी और एकदम आके इसी जगह पे बनता है वो प्रतिबिंब, यानी सी पर ही वो प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर में करेक्ट हो जाएगा कि ये सी पर होगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के सेंटर पर यानी कि केंद्र पर कोई प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब वो सी पर ही बनेगा। इसका यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग को पता है जो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो टोटल अवतल दर्पण में हम लोग 6 जगह पे वस्तु को रखते हैं, यानी अवतल दर्पण ये है आपका, इसमें आप टोटल 6 जगह पे वस्तुओं को रख सकते हो। तो 6 जगह है, उसमें से जो 5 जगह होता है वो 5 जगह में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। और जो 5 और एक जगह जो बचा वो एक जगह जो ऐसा होता है जहां पे आभासी बनता है और सीधा बनता है, यानी आप बोल सकते हो जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ए में क्या है आभासी और बी में क्या वास्तविक। तो जैसे मैंने आपको बताया आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है, तो आपका सी नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि वाहनों के पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वाहन चलाते वक्त हमें पीछे का दृश्य देखने में मदद करता है। भले वो दर्पण छुटकू सा होता है लेकिन वो पीछे का बड़ा दृश्य दिखाता है उत्तल दर्पण, इसलिए हम लोग किसका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो सोलर कुकर होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये प्रकाश के केंद्र को एकत्रित कर देता है, खाना पकाने में सहूलियत देता है, इसलिए हम लोग इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, किसी गोलीय दर्पण, आपको कहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, आपको गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस कहा गया है कि फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस संभवतः है। मैंने आपको बताना है कि वो कौन सा दर्पण होगा और कौन सा ऐसा गोलीय लेंस होगा या गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस होगा जिसकी जो फोकस दूरी होती है वो -15 सेंटीमीटर होती है, यानी कि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप लोग को पता है कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस का जो होता है वो फोकस दूरी वो ऋणात्मक होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, अवतल होना चाहिए, उसकी जो क्या होती है फोकस दूरी माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो यानी कि इसका जो ए नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। दोनों क्या होगा, अवतल होगा, अवतल लेंस होगा और अवतल दर्पण होगा, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये देखना है कि हमें माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, उसी को गौर करके आप इसका आंसर निकाल सकते थे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो इसके बीच में एक संबंध होता है। P क्या है, लेंस की क्षमता होती है, तो इसका जो संबंध होता है P बराबर 1/F होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का। अब चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, लेंस का आवर्धन का व्यंजक होता है। तो लेंस का जो आवर्धन का व्यंजक होता है M बराबर V/U होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होता है, करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सामान्य दृष्टि में वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। आपको बताना है कि कोई भी एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका आंख स्वस्थ है, तो वो कम से कम कितनी दूरी देख सकता है? तो वो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नेत्र के द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? आप लोग को पता है नेत्र में जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 हुआ है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का आपस में आदान प्रदान होता है? तो आप लोग को पता है यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया में होती है, यानी कि यह डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो उसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधार पर किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, इसे आप हिट कर दीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। उपचयन में क्या होता है? उपचयन में जो होता है वो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर का इसका जो ए है वो करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। वो है पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का मान क्या होगा? यहाँ पे एक्स का मान आपको बताना है कि एक्स की जगह पे क्या होगा, जो मतलब मेरा कहना मतलब है पदार्थ जो एक्स है आपका, उस एक्स की जगह पे आप क्या रखें जो आपका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, चूना में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2 होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए चित्र क्या दर्शाता है, या दिया गया जो चित्र है क्या दर्शाता है? तो आप लोग देख लीजिएगा कि यह जो चित्र है यह सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तन में लगा चेतावनी होता है, यानी अगर आपके पास सांद्र अम्ल और क्षार कोई सांद्र क्षार है आपके पास, अगर उसका अगर होगा आपके पास कोई डिब्बा वगैरह बर्तन होगा तो उसमें एक स्टिकर चिपका हुआ रहता है और यही स्टिकर उसमें रहता है। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, सो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा यही इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखिए सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तन में लगा चेतावनी। और इसमें क्या होता है सुनिए, सांद्र अम्ल और क्षार को अगर हाथ में आप लोग लगा देंगे तो वो हाथ पिघल जाएगा। देखिए यहाँ पे पिघल रहा है वो हाथ, वो पिघल जाएगा। तो यानी कि ये क्या खतरनाक होता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है? तो क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालती है? तो आप लोग को पता है वो ए नंबर का ऑप्शन यानी हाइड्रोजन गैस
उत्सर्जित करती है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्लोरो क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? क्लोरो क्षार प्रक्रम में जो होता है वो बेसिकली यह जो प्रक्रम है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। और बात रही इसे क्लोरो कहा गया है, यानी क्लोरो का मतलब क्या होता है तो सुनिएगा कि जो क्लोरो क्षार अभिक्रिया होती है यह बेसिकली इस यानी ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए किया जाता है और प्लस में ये क्या Cl2 बनता है तो क्लोरीन निकलता है इसमें, इसलिए इसे क्लोरो भी कहा, इसलिए इसका नाम क्लोरो आया हुआ है आगे तरफ। देखिए क्लोरो और ये क्या है हाइड्रोक्साइड क्या क्षार है, इसलिए इसे क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हम 23 पर आते हैं तो हमें क्वेश्चन बताइए एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, ठीक, कोई जो पदार्थ है वो क्या है जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है और स्पर्श उस साबुन की तरह है और प्रकृति संक्षारक है। यानी कि ये जो कड़वा शब्द और ये साबुन की तरह स्पर्श और ये संक्षारक ये तीनों किसका होता है? ये क्षारक का होता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा यह सही होना चाहिए था, लेकिन ये डी सही नहीं होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। आखिर क्यों? दिखने में तो सही नहीं लग रहा है, ये क्षारक है ये क्षार है, तो अंतर क्या है? तो एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है वह पदार्थ जो जल में घुलनशील है। हाँ भाई मैं मान रहा हूं स्वाद में कड़वा, साबुन की तरह स्पर्श और प्रकृति संक्षारक, इसलिए किसका प्रॉपर्टी होता है? ये क्षारक का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो जल में घुलनशील जब हो जाता है वो तो वो क्षार कहलाता है। यानी जो बी नंबर का आपका जो ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 हुआ है निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो आप लोग को पता है जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी आप देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यानी कि और बाकी सब देखिए ए नंबर में 6 दिया हुआ है तो 6 तो होगा नहीं, और सी नंबर भी 6.4 दिया भी तो होगा नहीं, बी नंबर दिया है 7 दिया भी तो होगा नहीं, तो बचा बी नंबर का 5, और यानी कि यही बी नंबर का ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा का जो प्योर एकदम उसका मान होता है, जो सही मान की बात करूं मैं तो 5.6 अगर हुआ उस वर्षा का मान तो वो क्या एक अम्लीय वर्षा कहलाता है। लेकिन ऑप्शन में 5.6 नहीं है 5 दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, ठीक, कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें क्या हो रही है? गैस निकल रही है, ठीक, गैस निकल रही है उसमें। अब आगे क्या क्या बोल रहा है देखिए, आगे बोल रहा है कि उसके पास जलती हुई तीली ले जाती है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वो गैस कौन सी होगी? तो आप लोग को पता है जब कोई अभिक्रिया होती है और उसमें अगर कोई गैस निकल रही है और उसके सामने अगर आप एक माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली लेके जाए और वो अगर फट फट की ध्वनि सुनाई पड़ रही है तो वो कौन सा गैस होता है? वो हाइड्रोजन गैस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है सो देखिए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। पहला नंबर अवस्था परिवर्तन, हाँ ये भी होता है, ये होता है, और रंग में परिवर्तन, हाँ ये भी होता है। सी नंबर का गैस का उत्सर्जन ये भी होता है, और डी नंबर उपयुक्त सभी, हाँ तो ये डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। मनुष्य के पाचन में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। रक्तवाहिका जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो वो धमनी कहलाती है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 का जो बी होगा वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 29 के क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 है वो है कोई अंग कट जाने पर रक्त का थग्गा बनाने में कौन मदद करता है? जैसे कि आपका कभी हाथ वाथ कट जाए या कहीं कटे तो आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि रक्त का एक थग्गा जम जाता है, तो वो किसके कारण जमता है? वो प्लेटलेट्स के कारण जमता है, यानी डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो यह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यानी इसी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो सुनिएगा प्रकाश जो संश्लेषण होता है उसका मुख्य उत्पादन जो होता है वो होता है बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन होता है। यानी कि आपको पता है जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें आप जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो उसके बाद आपको ऑक्सीजन उससे मुक्त होता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं पेड़ पौधा की मदद से हम लोग जीवित रहते हैं, पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। तो 32 का जो क्वेश्चन नंबर है, आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? तो इसके हमारा जो
अमाशय होता है उसमें एक परत होता है, वो क्या करता है HCl से बचाता है हमारे अमाशय को। तो वो जो परत होता है वो श्लेष्मा का होता है, यानी ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं ए होगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब चलिए 33 का जो होता है, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होगा। तो सीधा सा बात है, क्षुद्रांत उसी का लंबा होता है जो शाकाहारी जंतु होता है, क्योंकि जो घास होता है वो शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, और घास फूस में सेलुलोज होता है, सेलुलोज को पचाने के लिए बड़ा आंत चाहिए, बड़ा भद्रांत वाला, भद्रांत जो होता है वो बड़ा चाहिए उसे, यानी क्षुद्रांत आंत उसे बड़ा चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शाकाहारी जंतु होगा। तो देखते हैं शाकाहारी कहां पे, ए नंबर मनुष्य, मनुष्य तो सर्वाहारी से कुछ भी तो खा लेगा। बी नंबर का कुत्ता, ये भी क्या सर्वाहारी है। सी नंबर का गाय, हाँ ये होगा। चलिए डी नंबर को देख लेते हैं, डी का क्या शेर, शेर मांसाहारी है, यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 पर आते हैं, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अमीबा में जो वो जनन होता है वो इसका होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर का होगा, विखंडन होगा। अब चलिए हम लोग 35 के क्वेश्चन पर आते हैं। वो 35 का जो हमारा क्वेश्चन है वो है परतन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि है, जनन की विधि है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा यह बी नंबर का आंसर होगा, कायिक प्रवर्धन का होता है। ये क्या होता है, ये परतन कलम रोपण जो होता है वो कायिक प्रवर्धन का जनन विधि होता है, ठीक है, कायिक प्रवर्धन का, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम 36 पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग नहीं है। आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन पादप का, कहा है पादप का मादा जनन अंग भाग नहीं है, यानी पादप का मादा जनन अंग भाग नहीं है। तो देखिए परागकोश, ये तो पादप का है। चलिए अब देखिए सी नंबर का तंतु, ये क्या पादप का है। डी नंबर का पुंकेसर, ये भी पादप का है, लेकिन सी नंबर का अंडाशय ये नहीं है, मनुष्य का होता है। तो यानी कि ये जो सी नंबर का ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। तो हमारा जो 37 वो है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है। तो यह एक चीज गौर करके देखिए, पहला नंबर का जो ऑप्शन होगा कैंसर, तो ये तो नहीं है भाई। बी नंबर का टाइफाइड, ये भी नहीं है। सी नंबर, अब देखिए सी नंबर का देखने से पहले डी नंबर का देखिए, ये तो बड़ा फेमस है, कोरोना। कोरोना ने बहुत तहलका मचाया, यानी कि ये कोरोना भी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है सी नंबर का होगा। क्या होगा, गोनोरिया। तो ये जो क्या होगा, ये एक लैंगिक संचरण रोग होगा। अब चलिए हम लोग 38 के क्वेश्चन पर आते हैं, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। तो आप लोगों को पता है शुक्राणु जो होता है वृषण में उत्पन्न होता है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, ताप विद्युत संयंत्र में आपको क्या बताना है, ताप विद्युत संयंत्र में ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनमें से क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो तापीय विद्युत संयंत्र में जो होगा वो पहला नंबर का ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है, उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बाकी भी देख लेते हैं क्या है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होते नहीं, ये नहीं होगा। और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये भी नहीं होगा। नाभिकीय ऊर्जा में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 पर आते हैं, यानी कि 40 का क्वेश्चन नंबर हमारा है वह गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यह CNG, ये तो नहीं होगा। LPG, ये भी नहीं होगा। CO2 भी नहीं होगा। ये सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैव गैस। तो इस तरह करके हमारा जो सेट नंबर 5 है कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 भी डाल दिया था, उन्हें भी आपको अच्छे से देख लेना है और एग्जाम में हल्का मचा देना है, कलम तोड़ के कॉपी फाड़ के लिखना है। अब भाई कॉपी वॉपी मत फाड़ दीजिएगा, वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।